फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जो 6 नंबर के आपके क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके जो गणित में क्वेश्चन 6-6 नंबर वाला भी आता है, 4-4 नंबर भी आता है, 2-2 नंबर का आता है और 1-1 नंबर का आता है। तो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने कभी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से जाकर मतलब चैनल पे आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है और पहले क्वेश्चन में कह रहा है क्या, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है। तो ये आपका सवाल दिया गया है। सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे जो है 6 नंबर का पूछ लिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। ठीक है। तो चलिए समझने की पूरा कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हल या फिर सॉल्व लिख लीजिएगा। ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? ठीक है। तो देखिए, हमसे लास्ट में पूछा था दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? माना, ठीक है, माना पिता, माना पिता की वर्तमान वर्तमान आयु मान लीजिए। माना पिता की वर्तमान आयु क्या मान लीजिए आप? तो x वर्ष मान लीजिए। ये हो गई पिता की आयु हो गई। और कह रहा है कि पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। अब यहाँ पर आपको पुत्र की भी उम्र मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा तथा, ठीक है, तथा पुत्र पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु को आप मान लीजिए y वर्ष मान लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए सवाल में जो सवाल कह रहा है, यानी प्रश्न के अनुसार अब चलना होगा। ठीक है। तो कह रहा है पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। कितनी गुनी है? 7 गुनी है। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा प्रश्नानुसार, या फिर, ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार लिख सकते हैं भाई। तो प्रश्नानुसार लिखने के बाद कह रहा है कि जो पिता की जो आयु है वो पुत्र की उम्र की कितनी गुनी है? 7 गुनी है। पिताजी अभी कितने साल के हैं भाई? x वर्ष के हैं। तो x वर्ष लिख, x बराबर में दिखा दीजिएगा। बराबर में आप क्या दिखाओगे? तो बराबर में दिखाओगे क्या? किसका? y बराबर में y दिखाएंगे। और कितना गुना है? 7 गुना है। तो यहाँ पर 7 इंटू में लिख देना होगा आपको, y लिख देना होगा इतना। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके x की वैल्यू निकल चुका है कुल मिला के। तो इसको समीकरण 1 बना सकते हैं आप आराम से, इसको इतने पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो आप दूसरे कंडीशन को पढ़िएगा। तो दूसरा कंडीशन कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखना होगा 2 वर्ष पूर्व। क्या लिखना होगा? 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व, या फिर पहले आप बोल सकते हो 2 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो 2 वर्ष पूर्व जो हो जाएगा, पिता की उम्र बदल जाएगी। ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व यानी पीछे की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पिता की आयु, तो पिता की जो आयु हो जाएगी, पिताजी अभी x वर्ष के हैं। अगर 2 वर्ष पीछे जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? x माइनस में 2, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा वर्ष लिख दिया जाएगा। तो 2 वर्ष जब इनका पीछे गया है तो पुत्र का भी 2 वर्ष पीछे जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाना होगा पुत्र, ठीक है, की आयु। तो पुत्र अभी जो है वो y वर्ष का है। 2 वर्ष अगर पीछे किया जाएगा तो y माइनस में हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग फिर से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूरा इसको समझा दिया है अच्छे से। एक बार फिर से यहाँ से शुरू से करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? माना है, सवाल में x मान लिया है, माना पिता की वर्तमान x तथा पुत्र की y मान लिया है। फिर प्रश्नानुसार हमने लिखा है। फिर बोला था, आपका जो सवाल बोला था
यहाँ पर देख लीजिए कि जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उसके बाद अगला स्टेप कह रहा था 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व वाला कंडीशन यहाँ पर क्या होगा? 2 वर्ष पीछे जब पिता की उम्र हो जाएगा तो x में से आपको 2 घटा देना होगा, क्योंकि वर्तमान आयु इसकी x है, 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा। उसी तरीके से हम पुत्र का भी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया था क्या कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 13 गुनी है, इसलिए यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अगले स्टेप पे x माइनस 2 को ज्यों का त्यों कर दिया गया, 13 गुणा y में करेंगे तो 13y माइनस में यहाँ पर 13 गुना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे तो x माइनस ये 13 को इधर पंचांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा और इधर आएगा तो ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस में 13y इक्वल टू में हो गया, यहाँ पर कितना हो गया माइनस में 24 हो गया। फिर हमने क्या किया है x का मान रख दिया है समीकरण नंबर 2 में, रखने पर ऐसा लिखा है। तो x का मान यानी x समीकरण 2 को पहले उतार लिया है। उसके बाद x का मान हमें 7y दिया गया था तो 7y बिठा दिया यहाँ पर, ठीक है। माइनस में यह हो गया 7y में से 13y नहीं घटेगा तो 13y में से 7y घटाएंगे माइनस में 6y बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये y का मान निकल गया। अब y का मान निकल गया तो हमने लिखा है y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में जैसे ही y का मान रखते हैं तो ये हमारा हो गया x का मान। तो यही हमें यानी कि x को हमने माना था क्या पिता, और इसको माना था किसको पुत्र माना था। तो पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो ज्ञात हो चुकी है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया गया है? समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू 3 कामम दिया गया x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपसे मूल पूछ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल या सॉल्व, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद अब जो आपका समीकरण दिया गया है उसको थोड़ा सही रूप में लिखना होगा, क्योंकि ये भी सही रूप में नहीं दिया गया। तो x प्लस यहाँ पर 1 में x हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। यक्स के नीचे यहाँ पर एक हम मान सकते हैं। अब तिरे गुणा करिए तो यक्स का गुणा जब यक्स में करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक का एक में करेंगे तो एक हो जाएगा, बट्टे में एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब एक का गुणा जब इसमें किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 3 और साथ में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब एक्स को इधर पंचांतर करेंगे 3x को तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ये आपका 3x और प्लस में एक को पीछे इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से आप जब ए बी सी डी का मान निकालेंगे यानी कंपेयर करके, कंपेयर कैसे किया जाता है तो यहाँ पर लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स और प्लस में सी इक्वल टू 0, ठीक है, से तुलना करने पर। तो तुलना जैसे करते हैं तो ए का मान आपका निकल जाएगा, यहाँ पर ए का मान कितना निकलेगा 1 निकलेगा और बी का मान जो निकलेगा वो माइनस में 3 निकल जाएगा। सी का मान कितना निकलेगा तो सॉरी 1 निकल जाएगा। तो ए बी और सी का मान हमने निकाल लिया है। अब मूल सूत्र यहाँ पर बोला है मूल, मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल का एक फार्मूला बहुत अच्छा सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है तो एक्स बराबर माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट में होता है क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac और अपान में क्या है तो 2a, ये इसका फार्मूला दिया गया है। तो जिसमें से x से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर दिया गया है माइनस में b, इसके भी आगे माइनस में b की वैल्यू जो दिया गया वो माइनस में 3 दिया गया है तो माइनस माइनस ये प्लस में 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझिएगा। प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब b की वैल्यू कितना दिया गया माइनस में 3 दिया गया है तो इसका कर देंगे हम स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू में ए की वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया 1 दिया गया इंटू सी की वैल्यू कितना 1 दिया गया है, बट्टे में है 2 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया गया है 1 दिया गया है। कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा बगल में हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर अगले स्टेप क्या करेंगे एक्स बराबर, ठीक है, 3 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये 3 कवर करेंगे तो 3 तरीका 9 होता है, माइनस 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 एक कम पूरा पूरा 4 ही हो जाएगा नीचे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे तो x बराबर यहाँ पर 3 प्लस माइनस रूट में 9, 9 में से आप घटाएंगे 4 तो 5 बचेगा यहाँ पर, बटे में कितना 2 है तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था लेकिन अच्छे नंबर में यहाँ पर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है।
तो इस वीडियो में हम लोग जो है 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। 6 नंबर का इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 6 नंबर में आएगा, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो ये केवल 4 नंबर में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह क्वेश्चन जो है आपको जो है 6 नंबर में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं VVIMP क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद यहाँ पर जो x प्लस, यहाँ पर सॉल्व में क्या दिया गया 10/x प्लस वाई, प्लस में दिया गया 2/x माइनस वाई इक्वल टू में 4 दिया गया है, ठीक है। अगला जो समीकरण दिया गया है 15/x प्लस वाई माइनस में 5/x माइनस वाई इक्वल टू में 2 दिया गया है। तो जो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई आपको दिख रहा है, यहाँ पर कोई दूसरा संख्या मानना होगा ताकि हमें हल करने में जो है आसानी हो। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। लिखिएगा माना x प्लस वाई इक्वल टू ए, यानी x प्लस वाई जहाँ होगा a लिखेंगे, तथा तथा क्या होगा तो x माइनस वाई इक्वल टू इसके स्थान पे हम मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो आपका जो समीकरण बनेगा वो हो जाएगा यहाँ पर 10, और बटे में हो जाएगा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2, और बटे में क्या हो जाएगा तो b हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 4, और इसे हम लोग बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। अगला जो समीकरण बनेगा वो 15, और बटे में हो जाएगा a, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 5, और बटे में कितना हो जाएगा तो b हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ पर बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इस सवाल को हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण को बराबर करना बहुत जरूरी होता है। तो समीकरण नंबर 1 में आपको गुणा करना होगा 5 से, ताकि यहाँ पर हो जाए 10 और 10/b हो जाए। और समीकरण नंबर 2 में क्या करना होगा 2 से गुणा कर देना होगा, क्योंकि 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो देखिए कैसे, तो मान लीजिए 5 गुणा इसमें करेंगे तो 5 दहा में हो जाएगा 50, ठीक है, और बटे में हो जाएगा a, प्लस 5 दूना यहाँ पर हो जाएगा 10, और बटे में कितना हो जाएगा तो b हो जाएगा, इक्वल टू 5 चौके 20 हो जाएगा। ये एक नया समीकरण बनेगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। उसी तरीके से 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 का 15 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, बटे में a माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा b, इक्वल टू में 2 दूना यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और 4 में देखा जाए तो यहाँ पर 10/b, यहाँ पर 10/b है, एक प्लस में एक माइनस है। तो यहाँ के बाद आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा तो लिखना होगा समीकरण समीकरण 3, और प्लस में लिखना होगा समीकरण 4। यानी कहने का मतलब ये हुआ समीकरण 3 और समीकरण 4 को आप जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 3 को पहले उतार लीजिए, यहाँ पर दिया गया 50, और बटे में कितना दिया गया a दिया गया है, प्लस में दिया गया 10, बटे में कितना दिया गया 20, इक्वल टू में यहाँ पर दिया गया है कितना 20 दिया गया, यानी 10/b दिया गया है, इक्वल टू में 20 दिया गया है। समीकरण नंबर अगर 4 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 30, बटे में a दिया गया है, माइनस यहाँ पर 10, बटे में कितना दिया गया है b दिया गया है, इक्वल टू में कितना दिया गया है तो यहाँ पर 4 दिया गया है। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, 50 और 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50 और 30 हो जाता है 80 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा तो a हो जाएगा। ये आपका 10 और 10, ये 10/b कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 20 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। देखिए सवाल में थोड़ी सी यहाँ पर गलती थी भाई, सवाल को नोट करते समय यहाँ पर था माइनस, ठीक है, जो कि हमने भूल से नहीं लिखा था। तो यहाँ पर आप लोग माइनस बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग माइनस यहाँ पर बना लीजिएगा इसको इस तरीके से। तो जब यहाँ पर 20 प्लस में है और ये माइनस में है तो यहाँ पर केवल और केवल आपका 16 आ जाएगा। और इस तरीके से 16 जब आप काटेंगे इसको 16, और 16 से ये 5 पाने कट जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से एक का जो मान आपका निकल जाएगा वो कितना निकला 5 निकल जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखते समय जो है वहाँ पे नहीं लिखा था, इसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलिए ए का मान निकल गया, तो हम बी का भी मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आपको लिखना होगा ए का मान, ठीक है, ए का मान समीकरण
समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर आपको ऐसा लिखना होगा। तो समीकरण जो 3 था आपका वो था कितना, 50/a, ठीक है, प्लस यहाँ पर 10/b इक्वल टू में दिया गया था, कितना दिया गया था, तो 20 दिया गया था। ये आपका है समीकरण नंबर 3, जिसमें से a की वैल्यू हमें पता चल चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 और बटे में कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 10 और बटे में कितना हो जाएगा, तो b हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पर 5 से अगर भाग देते हैं तो ये 10 बार में कट जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 10/20, सॉरी b, है ना, इक्वल टू में यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, ये 10 को पंचांतर कर देना होगा, सिंपल है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप दो मतलब ये 10 को जो है आप पंचांतर करेंगे तो एक साइड में आपका बचेगा 10 और बटे में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये b, और इक्वल टू में हो जाएगा 20, और ये जब 10 जाएगा तो ये अपने साथ में माइनस लेकर जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 और बटे में क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। अब 20 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 घटेगा, 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं आपका बी का जो मान होगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ए का मान थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं नीचे, ताकि आपको समझाने में मुझे ज़्यादा आसानी पड़े। तो ए का मान आपका था 5, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ध्यान दीजिएगा तो हमने ए के स्थान पे कोई दूसरा संख्या था हमने माना था, ठीक। ए के स्थान पे संख्या वहाँ पे सवाल में जो दिया गया था वो एक्स और प्लस वाई के स्थान पे हमने माना था। आपको अब शायद याद आ गया होगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू में लिखेंगे हम 5, और यहाँ पर हमने माना था एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 1। तो इसको अब आप मानेंगे, इसको समीकरण नंबर है, इसको 4 नहीं 5 मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए 6 मान लीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपको इन दोनों को लेकर चलना होगा, यानी कहने का मतलब समीकरण 5 और 6 को लेकर, ठीक है। तब यहाँ से आपका जो है फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा समीकरण, ठीक है, समीकरण ये 5 और प्लस में लिखना होगा समीकरण 6, समीकरण 5 और प्लस समीकरण में 6। तो समीकरण आपका जो 5 था वो कितना था, एक्स माइनस में वाई इक्वल टू में 1, और जो छठवां वाला था एक्स प्लस में वाई इक्वल टू में कितना दिया है, तो 5 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने की बात हुई है तो एक्स और एक्स यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल टू वाई से वाई यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 1 मिला के 6 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 निकल जाएगा, यानी 2 से भाग दे दिया जाएगा तो 3 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान निकल गया, तो आपको फिर से लिखना होगा x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण समीकरण नंबर आप रख दो 5 में रख दो, ठीक है, 5 में रखने पर इतना आप लिख लीजिएगा। तो समीकरण जो 5 था आपका कितना था, x माइनस में वाई इक्वल टू में 1 था, जिसमें से x का मान हमें पता चल चुका है, तो x के स्थान पे हम इसका मान 3 रख देंगे, माइनस में यहाँ पर y हो जाएगा इक्वल टू में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर y माइनस वाई एक साइड रखिए और बराबर में 1, ये जो 3 जाएगा इधर तो माइनस में जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो y का मान जब निकलेगा तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, यानी x और y दोनों का मान निकाल लिया है। यही जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको जो है 6 नंबर यहाँ से दे दिया जाएगा, क्योंकि नंबर बड़ा है भाई, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड एग्जाम में 100% नहीं 200% आने वाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, तो 6 नंबर का आएगा, यानी कि नंबर भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और फिक्स है भाई, ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई
ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से आपका जो है सवाल दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, इस सवाल को आपको लगाने से पहले इसका ग्राफ यानी डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कह रहा है एक मीनार, ठीक है, और एक भवन, 2 चीज़ की बात बोला, एक भवन और एक मीनार, 2 चीज़ की बात बोला है। तो मान लेते हैं भाई, एक ये हो गई हमारी एक मीनार हो गई, और यहाँ पर इसके सामने बना लेते हैं हम भवन बना लेते हैं, ठीक है। अब सवाल को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सवाल में कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन करो। तो मीनार ये हो गई, भवन ये हो गया। तो कह क्या रहा है, एक मीनार का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु किससे बोलते हैं, जो इसका मुख्य बिंदु होता है, जिसको हम लोग जड़ भी बोलते हैं, ठीक है। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन करो। तो भवन यही है, इसका शिखर ये है। तो कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कोण बनाया जा रहा है, ठीक है। और जो आगे अगला स्टेप है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, ताकि अच्छा से यहाँ पर एक कोण बन सके। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 30 डिग्री का बन रहा है, वहां पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे। अगला स्टेप कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, यानी भवन यही है, इसका जो पाद बिंदु है यहाँ पर दिया गया। मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण दिया गया वो कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया। अब इसका नाम दे दीजिए। तो ये हो जाए ए, ये हो गया बी, ये सी, और यहाँ पर ये डी। जहाँ पर ये दोनों काट रही हैं, यहाँ पर आप ई लिख सकते हैं। आगे जब पढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर दिया गया यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यानी इस पूरी बड़ी वाली वैल्यू जो है, इसका आपको जो मान दे दिया गया है, ये आपसे कह रहा है कि तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, क्या दिखा सकते हो, माना भवन की ऊंचाई, ठीक है, इतना आप दिखा दीजिएगा। ऊंचाई कितना है, एच मीटर। तो यानी कहने का मतलब भवन को हमने क्या मान लिया, एच मीटर मान लिया है। अब इसमें देखा जाए तो 2 त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले वाले त्रिभुज को देखिए, आधार की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आधार इसका आप यक्स ले लो, ठीक है, ताकि आपको आसानी में होगा हल करने में। सबसे पहले हम एक त्रिभुज को ले लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम त्रिभुज ए बी सी, यानी इससे हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर लंब और आधार की बात बोला है। तो लंब आधार किस अनुपात में होता है, tan थीटा में होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर में यहाँ पर लिखेंगे, तो हो जाएगा ए बी, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हमको दिया गया है, तो tan लिखेंगे, थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 30 डिग्री लिया है, क्योंकि हम छोटे वाले त्रिभुज को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी का मान दिया गया है कितना, एच माने हैं हम, तो एच लिखेंगे, और बी सी का मान कितना है, एक्स है, तो एक्स ही लिख देंगे। tan 30 अंश का मान होता है कितना, 1/√3 होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। बराबर में हो जाएगा एच अपान में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, और इक्वल टू सॉरी, एक्स बराबर √3 और एच हो जाएगा। इसे आप बना लीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं त्रिभुज, दूसरे वाले त्रिभुज से, यानी त्रिभुज बी सी और डी से, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप अच्छे से। अब देखिए क्या करें, इसमें भी आपका लंब दिया गया और आधार दिया गया है। तो लंब आधार में आपको कौन सा यूज करना पड़ता है, tan थीटा। तो यहाँ पर भी tan थीटा बराबर क्या हो, लंब यानी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, और आधार मतलब क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। इसमें आपका जो थीटा की वैल्यू दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 60 लिख दीजिएगा, बराबर सी डी की वैल्यू कितना दिया गया है, तो आपका दिया गया है 50 दिया गया, 50 लिख दिए, और बी सी का मान कितना दिया गया है, तो एक्स का मान दिया गया है। तो tan 60 अंश की जो वैल्यू होती है वो होता है √3 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। तो अब क्या करना होगा, ये जो यक्स है इसका गुणा इसमें करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 साथ में एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब चूंकि आपको यक्स का मान निकालना होगा अगर, तो इसको नीचे भेजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 50, और बटे में कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसको बनाना होगा समीकरण नंबर 2। ये पहला क्योंकि यहाँ बना था, तो ये दूसरा हो जाएगा। अब इसके बाद आपको हल करना होगा, क्या लिखना होगा, लिखना होगा समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 2, ठीक है, से। तो अब एक साइड में आपको लिखना होगा √3h,
और दूसरे साइड में लिखना होगा, क्या लिखना होगा भाई? तो यहाँ पे लिखना होगा 50/√3 लिखना होगा। इसके नीचे एक मान लीजिए √3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो √3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 3 बचेगा और 3h हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो h का मान जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 50 और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जब भाग दीजिएगा तो 16 सही और यहाँ पर हो जाएगा 2 बट्टे में हो जाएगा 3, ये और इसका मात्रक मीटर लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इतना करने पर जो है आपको यहाँ से 6 नंबर दे दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये इस वीडियो से आपका आई होप आप सभी को 16 से 18 नंबर तो इस वीडियो से आपका एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा। इस सवालों को जैसा हमने बताया ऐसे सवाल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस वीडियो से आपका जो है 18 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।